जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 में है सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका एक भाग हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, और हमने उनके चित्र भी देखे थे ताकि हम उसे पहचान सके। तो इस तरह से हमने पिछले भाग में जाना था जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में, और सूक्ष्मजीव जो हैं किस तरह से हमारे लिए लाभदायक हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके विषय में हम विस्तार से जान चुके थे कि सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है, और इसके साथ ही हमने किण्वन विधि के बारे में भी जानकारी इकट्ठा किया था। तो आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे टीकाकरण। तो अभी हाल के वर्षों में हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं टीकाकरण के बारे में। तो वैक्सीनेशन किस तरह से महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं। तो क्या होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो आपने छोटे बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी सुना होगा कि बच्चों को टीका दिया जाता है। तो आपने भी कई बार टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाए होंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रोगों से बचाने के लिए टीका दिया जाता है। तो ये जो टीका दिया जाता है इससे वे रोगों से बच पाते हैं। तो किस तरह से बच पाते हैं? तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं उससे उत्पन्न रोगों से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर में मृत सूक्ष्मजीव प्रवेश कराए जाते हैं। तो अभी जैसे हाल में आप सुन रहे होंगे 2 सालों से हम परेशान हैं, स्कूल भी बंद हो गए थे उस कारण से। तो क्या हुआ था कि कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। फिर उसका टीका का खोज हुआ, उसके लिए बहुत ज्यादा जोर शोर से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, 2 टीका दिया जा रहा है। तो ये जो टीका दिया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, तो इसमें मुख्यतः क्या किया जाता है, जो सूक्ष्मजीव से उत्पन्न रोग होते हैं उससे हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने हेतु शरीर को तैयार किया जाता है। तो शरीर में क्या किया जाता है टीकाकरण के द्वारा कि जो मृत सूक्ष्मजीव हैं उसको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और ये मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करने पर हमारे शरीर में रोग से लड़ने हेतु प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्मजीव के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर किस प्रकार उनसे लड़े। तो हमको जो टीका दिया जाता है, बच्चों को टीकाकरण किया जाता है, तो इसमें जो टीका के माध्यम से मृत सूक्ष्मजीवों को, मतलब जो कमजोर सूक्ष्मजीव होते हैं उनको प्रवेश कराया जाता है। जब ये सूक्ष्मजीव, मृत सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने वाले जो प्रतिरक्षी हैं वो क्या करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, और वे सीखते हैं कि इस तरह के जो जीव हैं, सूक्ष्मजीव हैं, उनसे किस तरह से लड़ा जाए। तो उनको याद हो जाता है कि किस तरह से हम उनसे लड़ सकते हैं। ये है कि वो कमजोर सूक्ष्मजीव है या मृत सूक्ष्मजीव है जिनको प्रवेश कराया जाता है टीकाकरण के माध्यम से, जिससे आसानी से हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो उससे लड़ाई करता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि जब इस तरह के सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में हो तो उससे किस तरह से लड़ना है। तो उन्हीं सूक्ष्मजीवों के शरीर में पुनः प्रवेश करने पर वह उनसे लड़ाई करते हैं और हमें उस रोग से बचाते हैं। तो यही होता है टीकाकरण में। पीलिया मतलब हेपेटाइटिस, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर आदि जैसे अनेक बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। तो ये आप जानते ही होंगे, आपने भी टीका लगाया होगा। तो बच्चों को पिलाई जाने वाली जो पोलियो की दवा है वो भी एक टीका है। तो पोलियो ड्रॉप भी आपने लिया होगा, इसमें क्या करते हैं, ड्रॉप के रूप में खिलाया जाता है बच्चों को। तो ये जो पोलियो का ड्रॉप है, दवा है, तो ये भी क्या है, टीका है।
रोगों से बचाने के लिए, पोलियो रोग से बचाने के लिए बच्चों को। तो आजकल जानवरों को भी रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है ताकि जानवरों को भी रोगों से बचाया जा सके। कृषि कार्य में सहायक उपयोगी सूक्ष्मजीव। तो ये जो सूक्ष्मजीव है किस तरह से कृषि के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो ये जो नीले हरे शैवाल है वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी में जो नाइट्रोजन की पूर्ति है उसको पूरा करते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद एवं बायो पेस्टिसाइड जैविक पीड़कनाशी बनाने में किया जाता है। तो जैविक खाद बनाने के लिए भी किया जाता है सूक्ष्मजीव का उपयोग, और जो कीड़ों को मारने के लिए जैविक पीड़कनाशी है उसमें भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और सूक्ष्मजीव जैविक खाद का निर्माण। तो ये किस प्रकार से होता है उसको हम जानेंगे। तो आपने जैविक खाद के बारे में सुना होगा। तो अभी लोग जैविक खेती की और वापस आ रहे हैं। इसमें जैविक तरीके से खाद तैयार किया जाता है। रासायनिक खादों के बदले खेतों में जैविक खाद का प्रयोग होता है जिससे लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। तो क्या आपको पता है कि ये कैसे बनते हैं, ये जैविक खाद किस तरह से बनते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप 3 को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर देंगे। तो क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे और दोनों में आधा मिट्टी भर देंगे, मतलब पूरा भरेंगे नहीं गमले को, आधे तक मिट्टी से भरेंगे। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए और दोनों गमलों को नाम देंगे, एक को ए देंगे और एक को बी देंगे। तो ए गमले में पौधों का जो कचरा है वो भर दीजिए। तो आधा मिट्टी भरा है और उसके ऊपर क्या करेंगे, कचरे को भर देंगे, जो पौधों का कचरा होगा। आप अक्सर बगीचे को जब साफ करते हैं तो घास वगैरह निकलता है, कुछ पौधों को छांटते हैं, उसकी कटाई करते हैं, तो वो जो कचरा निकलता है उसको गमला ए में डालेंगे और दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टुकड़े ये सब डाल देंगे, या फिर कोई टूटा खिलौना है तो उसको भी उसमें भर देंगे। तो उन्हें एक और रख दीजिए। तो एक में हमने क्या भरा, जो पौधों का कचरा है उसको भरा, और दूसरे गमले बी में हमने क्या किया, पॉलीथीन का जो थैली है, कांच का खाली बोतल, प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने, ये सारी चीज हम रख देंगे। तो ये दोनों गमले हमारे तैयार हो गए। अब उसमें हमको देखना क्या है, तो 3 से 4 सप्ताह बाद उनका प्रेक्षण करेंगे। तो उसको हम 3 से 4 सप्ताह के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। तो आपने उसमें क्या अंतर पाया, तो आप ये करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके घर में कोई गमला हो यदि खाली तो उसमें आप मिट्टी भर के उसमें एक में क्या करेंगे, जो पौधे वाला कचरा है वो डालेंगे और दूसरे में प्लास्टिक, कांच, ये सारी चीजें डालेंगे और 3 से 4 सप्ताह तक उसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आता है। तो आपने देखा कि गमला ए में रखे गए जैविक जो कचरा है वो अपघटित हो जाता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में उसमें क्या हुआ होगा। तो जो सूक्ष्मजीव हैं पादप अपशिष्टों का अपघटन कर उसको खाद में बदल देते हैं। तो जो पौधों से निकला जो कचरा था उसको सूक्ष्मजीवों ने अपघटन कर दिया और उसको किसमें बदल दिया, खाद में बदल दिया। और इस खाद को पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है और ये जो खाद तैयार होता है इसको पौधे फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने घरों में भी खाद बना सकते हैं और खाद जब पूरी तरह से अपघटित हो जाएगा तो उसको फिर से पौधों में डाल सकते हैं और इससे जो पौधा है बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। किंतु गमला बी के कचरों को सूक्ष्मजीव खाद में परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन जो गमला बी था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या था, प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, ये सारी चीजें थे। तो उसको सूक्ष्मजीवों ने अपघटित नहीं किया और वो खाद में नहीं बदला। तो वास्तव में सूक्ष्मजीव मरे हुए जीवों और पादप अपशिष्टों को
अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है फिर से स्वच्छ हो जाता है। तो ये जो जैविक कचरा है, इसको जो सूक्ष्मजीव होते हैं वे अपघटित करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, और वो जो तैयार होता है अपघटन, वो खाद के रूप में पौधों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ हो जाता है। अब हम देखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट जो निकलते हैं उसका निपटारा किस तरह से किया जाता है। तो जो औद्योगिक अवशिष्ट निकलते हैं, मतलब फैक्ट्रियों में जो सामान तैयार होते हैं या फिर परिष्करण का काम होता है, तो उसके बाद जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसको किस तरह से निपटारा किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं वे विषैले पदार्थ जैसे पेट्रोलियम आदि को भी अपघटित करने में सक्षम होते हैं। तो औद्योगिक जो अपशिष्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसके निपटारे में भी सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। तो कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनको सूक्ष्मजीव अपघटित कर देते हैं, तो इससे भी हमारे पर्यावरण को नुकसान होने से ये बचा लेते हैं। अब हम देखेंगे जैविक तकनीक एवं सूक्ष्मजीव। तो कई प्रकार के शैवाल का उपयोग आजकल बायोगैस, बायोडीजल, बायो अल्कोहल तथा बायो ईंधन बनाने के लिए किया जाता है, और उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर भी किया जा रहा है। तो जो बायोगैस होते हैं, बायोडीजल होते हैं, ये सूक्ष्मजीवों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसके लिए शैवालों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे उसको शैवाल को अपघटित कर देते हैं सूक्ष्मजीव, और उससे जो गैस तैयार होता है उसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो जाता है और हमको ईंधन भी प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इससे पहले भी हम जान चुके थे कि जो शैवाल होते हैं वे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो वे किस तरह से करते हैं उसको जानेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो आप जानते हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, और यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है, और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो यह क्या करता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित एवं विटामिन में उपस्थित होता है। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग हम सीधे नहीं कर सकते हैं, पौधे भी नहीं कर सकते हैं और जंतु भी सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। केवल जो पौधे केवल क्या करते हैं कि नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में ही नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं, किंतु मृदा में इन यौगिकों की मात्रा बहुत कम होती है। तो फिर आखिर ये पौधे इन यौगिकों को कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जड़ को दिखाया गया है। तो ये किसका जड़ है, ये दलहन जाति के पौधे का जड़ है। और ये जो इसकी ग्रंथियां दिख रही है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गांठ जैसा फुला हुआ दिख रहा है ना, गांठें बनी हुई हैं जड़ों में। तो ये जो गांठें हैं ये क्या है, इसी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। चना या फिर मटर के पौधों को जड़ सहित मिट्टी से आप उखाड़िए। यदि चने का कोई पौधा है या फिर मटर का जो पौधा है उसको आप जड़ सहित मिट्टी से उठाकर उसको देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, उसकी जड़ों से मिट्टी को साफ कीजिए और जड़ों का अवलोकन कीजिए। तो जड़ को आप देखेंगे तो क्या आपको इसकी जड़ों में फूली हुई जो रचनाएं हैं वे दिखाई दे रही हैं। तो इन पौधों को लेग्यूम पौधे कहते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं इसको हम लेग्यूम पौधे कहते हैं। तो इसको जड़ सहित आप उठाकर जब देखेंगे तो उसकी जड़ों में फूली हुई ग्रंथियां आपको दिखेंगी। तो ये जो फूली हुई ग्रंथियां होती हैं तो इसमें क्या होता है, देखेंगे आगे। तो लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती है, मतलब दलहन जाति के जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ग्रंथियां होती है, और इन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं उसमें एक तरह के जीवाणु होते हैं जिसको राइजोबियम कहते हैं। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो
तो ये जो जीवाणु उसके जड़ों में उपस्थित होते हैं दलहन पौधे के राइजोबियम, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं जो मिट्टी में घुल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, अब मिट्टी में आसानी से घुल जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग तो सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये जो दलहन पौधे में उपस्थित राइजोबियम है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं और हम उसका उपयोग इनडायरेक्टली कर पाते हैं। तो कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर पाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर होती है। तो आइए पता करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो सोचिए कि सूक्ष्मजीव हमारे कितने अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि बहुत सारे क्षेत्रों में वे हमारी मदद करते हैं, उनसे हमें लाभ मिलता है। तो इस तरह से क्या है, जो सूक्ष्मजीव है वे हमारे मित्र हैं। तो जिस तरह से ऑक्सीजन का चक्र चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चक्र चलता है, इसी तरह से नाइट्रोजन का भी चक्र चलता है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो किस तरह से बदलती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु किस तरह से हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जो सूक्ष्मजीव है वे हमारे मित्र के समान है। तो ये अब शत्रु किस तरह से होंगे तो उसको भी हम जानते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े के सामान को खराब कर देते हैं। तो कभी कभी देखेंगे कि आपका जो खाना है वो खराब हो जा रहा है। यदि काफी समय पहले खाना पका है और आप उसको खा रहे हैं, ये अधिकतर गर्मियों के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो भोजन है जल्दी खराब हो जाता है। और कभी कभी कपड़े भी खराब हो जाते हैं, उसमें फफूंदी उग जाते हैं। तो या फिर चमड़े का जो सामान है वे भी खराब हो जाते हैं। तो इसमें भी ये खराब करने वाले कौन है, ये सूक्ष्मजीव हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव तो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं, इन्हें रोगाणु कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं जो हमारे भोजन को खराब करते हैं, कपड़ों को, चमड़े के सामानों को खराब करते हैं और हमारे शरीर में रोग भी उत्पन्न कराते हैं। तो आइए इन सूक्ष्मजीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमें हानि पहुंचाते हैं। तो सूक्ष्म जीव रोगों के कारक होते हैं। कुछ रोग कारक सूक्ष्मजीव वायु, पेयजल, भोजन आदि के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो जो रोगवाहक सूक्ष्मजीव होते हैं, कभी कभी वे वायु के माध्यम से या फिर हम जो पानी पीते हैं या फिर जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क से भी, जब हम संक्रमित व्यक्ति जो रोग सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से बीमार हैं उसके संक्रमण में जब हम आते हैं तो तब क्या होता है, तब हमारे शरीर में भी वो प्रवेश कर जाता है। या फिर जंतु जो संक्रमित है उनके संपर्क में भी जब हम आते हैं तो हमारा शरीर भी रोगग्रस्त हो सकता है। तो जो जंतु होते हैं संक्रमित, उनके संपर्क में भी स्वस्थ जीवों में इन रोगों का संचरण हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम खुद संक्रमित हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो तो उसको थोड़ा दूसरे से दूर रहना चाहिए, तो ताकि ये जो संक्रमण है वो अधिक ना फैले। तो कुछ रोग होते हैं जो संचरणीय होते हैं, मतलब फैलते हैं। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से फैलने वाले इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं, कम्युनिकल डिजीज कहते हैं। तो ये रोग जो होते हैं वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर किसी जंतु से दूसरे जंतु या फिर मनुष्यों तक फैलते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा ये फैलते हैं। जैसे क्षय रोग हुआ जो टीबी का रोग है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा आदि जो हैं ये भी संक्रमित रोग हैं।
तो ये क्या है, जब देखिएगा आपके घर में किसी को सर्दी खांसी हो जाता है तो उसके बाद देखिएगा कि एक के बाद एक सबको होने लगता है। तो इस समय क्या करना होगा, अपने को दूसरों से थोड़ा दूर रखना होगा यदि हमको सर्दी जुकाम है। या फिर जो चिकन पॉक्स होता है तो वो भी यदि किसी एक को होता है और यदि वो सावधानियां ना बरते तो इस तरह से वो दूसरों को भी फैला देता है। तो ये है संचरणीय रोग है। तो सबसे तेजी से फैलने वाला सामान्य रोग सर्दी जुकाम है। देखिए किसी को घर में यदि किसी एक को यदि सर्दी जुकाम हो जाता है तो वो दूसरे को भी फैल जाता है। तो इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो सूक्ष्म बूंदे, तो जब कोई छींकता है तो क्या होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट क्या होते हैं, फैल जाते हैं हवा में, और ड्रॉपलेट के साथ हजारों रोग कारक विषाणु वायु में आ जाते हैं। और जब हम श्वसन के द्वारा इसे ग्रहण करते हैं, यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको ग्रहण करता है तो उसके शरीर में भी ये पहुंच जाता है और उसको संक्रमित कर देता है। इसलिए जब भी हम छींके या फिर खांसे तो हमको नाक या मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म बूंदें हमारे मुंह से निकल रही हैं वो हवा में ना फैले और दूसरे व्यक्ति को संक्रमित ना करे। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे देश में हर वर्ष टीबी के 10 लाख से भी अधिक मामले देखने को मिलते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग वायु द्वारा ही फैलता है और इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो सही समय पर जांच और उपचार द्वारा यह ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसका नियमित उपचार कराना चाहिए और उसका जो कोर्स है उसको पूरा करना चाहिए, तब लोग ठीक भी हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ रोगवाहक जीव, कीट एवं जंतु। तो कुछ रोगवाहक कीट और जंतु द्वारा भी फैलाए जाते हैं। तो ऐसे जंतु या कीटों को रोगवाहक कहते हैं, जैसे घरेलू मक्खी या फिर कुछ मच्छर, ये भी क्या करते हैं, रोगों को फैलाने का काम करते हैं। तो घरेलू मक्खी जब जंतु अपशिष्ट या कचरों पर बैठती है, तो आप देखेंगे जो मक्खियां होती है अधिकतर गंदे जगहों पर बैठती हैं। तो ये जंतु अपशिष्ट हो सकता है, कोई कचरा हो सकता है, तो उस पर जब बैठती है तो उसमें मौजूद जो रोगाणु होते हैं वो मक्खी के शरीर में चिपक जाते हैं। और जब यही मक्खी बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है, यदि आप भोजन पकाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते, उसको ढकते नहीं है, तो उसमें मक्खियां बैठ जाती है। तो मक्खियां जब बैठ जाती है तो उसके शरीर में जो रोगाणु है वो भोजन में चला जाता है। तो इससे शरीर में जो चिपके हुए रोगाणु है उस भोजन में चले जाते हैं और ऐसे संदूषित भोजन को खाने वाला जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन को हमेशा ढक के रखना चाहिए और यदि कच्चे किसी भोज्य पदार्थ को खा रहे हैं तो हम उसको अच्छे से धोएंगे फिर खाएंगे। बाहर जो खुले में मिलने वाले भोज्य पदार्थ हैं उसको भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें भी मक्खियां बैठती हैं और वो भी रोगवाहक हो सकते हैं। तो हम जब बाहर भी खाने जाए तो जो भोजन बेच रहे हैं, खाना कुछ वैसा चीज रोड के किनारे कोई बेच रहे हैं, तो उनको कहेंगे कि आप इसको ढक के रखिए तभी हम इसको खाएंगे, क्योंकि उसमें यदि मक्खियां बैठते रहेगी तो उसमें रोगवाहक जो जीवाणु है वो आ जाएगा और हमको बीमार कर सकता है। सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले रोग। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। तो आए दिन समाचारों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के बारे में हम सुनते हैं। तो वास्तव में ये जो रोग हैं, मलेरिया या फिर डेंगू या चिकनगुनिया है, ये रोग सूक्ष्मजीवों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जो मादा एनोफिल मच्छर होता है वो मलेरिया के परजीवी जो प्रोटोजोआ या फिर प्लाज्मोडियम और मादा एंडीज जो मच्छर होता है वो डेंगू के विषाणु के वाहक होते हैं। तो ये जो मच्छर होते हैं ये क्या करते हैं, डेंगू और मलेरिया फैलाते हैं। तो हमें इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो क्या उपाय करने चाहिए? तो सभी मच्छर जल में उत्पन्न एवं वृद्धि होते हैं। तो जो मच्छर होते हैं वे जल में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमें कहीं भी जल जमाव नहीं होने देना है।
क्योंकि जल जमाव होगा तो उसमें मच्छर होंगे, मच्छर अंडे देंगे और वहां मच्छर उत्पन्न होंगे और वे मच्छर जब हमें काटेंगे तो हमको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। इसलिए जल जमाव हम होने नहीं देंगे ताकि मच्छर ना उत्पन्न हो। साथ साथ अपने आसपास के स्थानों को भी स्वच्छ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे अपने आसपास के जगहों को, जिससे मच्छर नहीं होंगे। तो हमारे राज्य में मलेरिया से प्रतिवर्ष कई लोग मर जाते हैं, तो मलेरिया से भी लोगों की मृत्यु होती है। तो इससे बचने का बहुत सरल उपाय है कि हम साफ सफाई बरतें चारों तरफ, कहीं पानी का जमाव ना होने दें और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो इस तरह से हम डेंगू और मलेरिया से भी बच सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मलेरिया के उपचार हेतु बनाए जाने वाली दवा कुनेन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाई प्रयोग किया जाता है कुनेन, उसको सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाया जाता है। और गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये कुछ पौधे हैं जो हमें मलेरिया और डेंगू से बचाते हैं। इसका प्रयोग करके हम इनसे बच सकते हैं। और साथ ही हमको क्या करना है, अपने आसपास जल जमाव नहीं होने देना है, चारों तरफ साफ सफाई रखना है और मच्छरदानी का प्रयोग करना है। तो हमको जागरूक बनना है और सबको समझाना भी है कि इस तरह आप भी ना करें। तो इस तरह से हम रोगों से बच सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं और कुछ सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं। तो इसका कुछ भाग बाकी है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए और यदि कोई दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिए।